आफ्टरनून। तो बहुत-बहुत प्रणाम। बेसिकली नीलेश जी वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाइए फटाफट इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या बात करेंगे, मैं आपको फिर एक बार कन्फर्म कर दूँ कि सारा डिस्कशन क्या रहने वाला है। मनीषा जी वेरी गुड आफ्टरनून। कि जो भी पेपर 1 में क्या-क्या चीज़ें आई हैं, वो कंप्लीट हम 10 की 10 यूनिट का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और जो भी अभी रिसेंट के पेपर्स हुए हैं, उनके बेसिस पे हमने कंप्लीट एनालिसिस करके बात कर रहे हैं कि किस तरह से दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह कौन-सी यूनिट के साथ कौन-सी यूनिट पढ़नी चाहिए। और आपने भी अपनी आंसर की मैच की होगी, अपना पेपर भी आपने जो दे के आए हैं, वो एनालिसिस किया होगा। तो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से हमें कंप्लीट तैयारी करेंगे, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनेगी, वो कंप्लीट हमें अच्छे से बात करनी है। तो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को सुनना है, क्योंकि ये बात ध्यान रखो कि जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसका एक रोड मैप पहले से तैयार होगा ना, तभी हम अच्छे से तैयारी कर पाएँगे। अगर एक अच्छा रोड मैप नहीं होगा, अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, तो सिलेक्शन हमारा नहीं होता, हर बार रुक जाता है। तो बहुत बेसिक से लेके मैं बात करूँगा, बहुत आराम से 10 की 10 यूनिट को समझना है। इससे पहले कि हम सारी यूनिट्स के बारे में बात करें और समझें कि कैसे-कैसे हमें पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई इश्यू हो तो जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप और कॉल करके। यहाँ दिसंबर के लिए कंप्लीट पेपर 1 का बैच 15 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप जॉइन करते हैं तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है, फी में भी 41% का ऑफ है। स्टडी मटेरियल भी आपके पास आएगा घर से बाय कोरियर घर पे। इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल का नहीं होगा। लाइव सेशन रहेंगे, लाइव नहीं देख पाता है कोई तो रिकॉर्डेड किसी भी टाइम देख सकता है। पेपर 2 एनवायरनमेंट साइंस का सेशन स्टार्ट हो रहा है, और जिसको हम कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं 10 की यूनिट, और पेपर 2 एजुकेशन का भी। तो जो आपको लेना है, जैसे आपको जॉइन करना आप जॉइन करें, पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी जॉइन कर सकते हैं। तो कहाँ पे, ये सारा एड्रेस आपको दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं सेशन के बारे में, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यू क्वेश्चंस के बारे में, अगर आपने पेपर देखा है ना, अभी आपने पेपर दिया, एनालिसिस किया, अच्छे से देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हो, तो आप ये मान के चलिए, मैं सिर्फ आज करने वाला हूँ पेपर 1 के बारे में बात। तो पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको सबको पता है, इन 50 क्वेश्चन से आप ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमेशा ही कुछ न कुछ नए होते ही होते हैं, है ना? 5 क्वेश्चंस नए होंगे ही होंगे, तो इसमें कोई हेडेक नहीं लेना है। आपके पास 5 या 3 क्वेश्चन तो पक्का ही होते हैं, तो मैं मैक्सिमम मानता हूँ, फिर भी आपके पास 45 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बच गए। जैसे अब की बार मैं न्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ, तो आपको पता है जैसे मूवीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे। जिसने मतलब मूवीज़ से क्वेश्चन देखे हैं ना आपने, पूछे गए हैं। मूवी से ये मूवी का डेट पूछ लिया, हायरार्की पूछ ली। बाद में तो हमें पता लगा, जैसे फर्स्ट पारी में एग्ज़ाम हुआ, फिर तो हमने डिस्कशन करना शुरू किया। लेकिन जो फर्स्ट पारी में एग्ज़ाम दे के आया है, सबसे पहले उसको तो ये नहीं पता था कि ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि अब कुछ भी कहें, बेसिकली इस मूवीज़ वगैरह से कभी क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो अब एक ट्रेंड हो चुका है क्या, कि अब डेली न्यूज़पेपर से हमें, यानी कि अवेयरनेस रहनी है हमें। अवेयरनेस कैसे? जैसे अब स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है? जैसे मूवीज़ से पूछा है, या फिर कोई भी जैसे इसरो वगैरह के जो काम हो रहे हैं, है ना? अपना स्पेस से रिलेटेड, या फिर कोई भी करंट के क्वेश्चन हमें डेली पढ़ना होगा, है ना? एक आधा क्वेश्चन डेली करंट का कि आज न्यूज़पेपर में क्या आया है, उन 5 क्वेश्चन के लिए पढ़ना होगा। तो हम जो नया अभी स्टार्ट करेंगे, उसमें एक हम बात याद रखेंगे, क्या कि डेली एक क्वेश्चन अपना करंट का रहेगा ही रहेगा हमारे। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होएगा, तो एक डालेंगे आज का करंट का क्वेश्चन, जो वो किसी भी फ़ील्ड से हो सकता है, कोई रिसर्च के फ़ील्ड से, क्या हमारा रिसर्च चल रही है, कुछ नई रिसर्च हुई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, मूवी से रिलेटेड हो सकता है, किसको क्या अवार्ड मिला। इस तरह से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन, कई बार लगे कि आज 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इस तरह से हमें करंट का ध्यान रखना है। करंट का क्वेश्चन होगा ही होगा, चाहे 1 या 2 क्वेश्चन डेली लेक्चर में वो इंक्लूड किया जाएगा। तो इससे जो ये आपके नया क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अब की बार मूवीज़ में आए हैं,
अगली बार हो सकता है स्पोर्ट्स से पूछे जाएँ, हो सकता है कोई और किसी फ़ील्ड से एंटरटेनमेंट का और फ़ील्ड कोई शामिल कर लिया जाए। तो हमें ये कोशिश करनी है कि इसको ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन डेली हम शामिल करें, जिससे हमारा ये पोर्शन भी अच्छे से हो जाए। तो क्या ये टेक्निक ठीक है? आपको ठीक लगी? कि जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ तो करंट का हम बात पक्का करेंगे डेली की, आज ये करंट की बात है। तो ये ठीक है? अरे येस और नो, ये ठीक है ना? जो नए सेशन में हमारा होगा कि ये ठीक रहेगा। चलो ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, 45 क्वेश्चन बचे हैं। तो आप मुझे पूर्ण ईमानदारी से बताओ, कमेंट में भी बताओ कि आप 45 क्वेश्चन में से आपने आंसर की, मैच की या आपने देखा, तो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं? अगर मैं टोटल आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए? पेपर 1 में, ओनली अगर पेपर 1 की बात करते हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं? अब अगर किसी और अब की बार पेपर 1 में जैसे दीपशिखा मैम ने लिखा है 34 ऐसे है ना क्वेश्चन में, चलो अच्छा है 34 स्कोर में, बुरा नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छा स्कोर है। लेकिन नीलेश जी आपका स्कोर 25 है, ये थोड़ा कम स्कोर है। तो और आप में अच्छे से पढ़ाई भी की थी, अब कहाँ कमी रही है वो हमें कोशिश करनी है जानने की। बेसिकली अब ये जो 45 क्वेश्चन है, इसमें मुझे लग रहा है कि आप 40 क्वेश्चन या फिर ये 50 टोटल भी माने तो 40 क्वेश्चन तो आराम से हो सकते हैं, अगर थोड़ा-सा हम शुरू से पढ़ाई करें। अब शुरू का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम को अगर 6 महीने का टाइम दिया है कि जून और दिसंबर में होगा, तो हमें रिज़ल्ट, कुछ लोग तो, मैंने एक वीडियो भी बनाया, फालतू में रिज़ल्ट का वेट करते हैं, उनको पता है नहीं होना, लेकिन वो तैयारी रिज़ल्ट आने के बाद और ये इन चीज़ों की बात करते हैं 1-2 महीना खराब। शुरू से एक बार तैयारी की प्लानिंग करनी चाहिए और डेली हमें पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? उसी से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उसी से हमारा स्कोर बनेगा। तो मुझे ये लगता है कि पेपर 1 में अगर आप शुरू से पढ़ाई करते हैं, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, 5 क्वेश्चन नए को हटा देता हूँ और 5 क्वेश्चन मैं और गलत करवा देता हूँ कि जितने भी और क्वेश्चन आते हैं, 1-1, 2-2 मैथमेटिकल रीज़निंग में गलत हुए। 40 क्वेश्चन मुझे लगता है 50 में से आप बहुत ईमानदारी से अगर पढ़ाई करो तो होने की पूरी संभावना है। 37, 40 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। और जब इस 40 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं, तो आपका सीधा-सीधा है कि आपके 80 नंबर इस पेपर में आ गए, पेपर 1 में। तो ये, और इसका आपको पता है काउंट तो होगा ही, नंबर सब काउंट होते हैं। तो अब ये 80 मार्क्स हैं, आपको जेआरएफ की तरफ और नेट की तरफ बहुत आराम से लेके जाएँगे। क्योंकि अब आप देख रहे हो जो आपका पेपर 2 है, चाहे पेपर 2 कोई भी हो, उसका जो स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत हाई कर दिया है। आपने अपना-अपना सेकंड पेपर आपको दिया है, तो आपको दिख रहा है कि जो सेकंड पेपर है उसको कांसेप्चुअल बेसिस कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो अगर वहाँ तो यही रेशो होने वाला है 60-65, और कुछ पेपर तो ऐसे भी हैं सेकंड जहाँ से 50-52 क्वेश्चंस भी लोगों के ठीक हो रहे हैं 100 में से। तो पेपर 1 में आप अच्छा एक स्कोर करने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत लिमिटेड है। लेकिन पेपर 2 में बहुत अनलिमिटेड सा कर दिया है चीज़ों को। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? इस बात को जो मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस बात से आप एग्री हैं? तो पेपर 1 पे भी उतना ही फ़ोकस करना है, जितना आप पेपर 2 पे करते हो, क्योंकि वहाँ ये स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा पेपर 1, और पेपर 2 तो आपको करना ही करना है ना। है ना? पेपर 1 पे आप ऐसे करते हैं बहुत सारे बच्चे कि लास्ट में पढ़ लेंगे, है ना? देखिए भी लास्ट में टाइम आएगा ना, तो लास्ट में पढ़ लेंगे, या सर 1 डेढ़ महीने पढ़ लेंगे, या फिर हम कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ऐसे काम चला लेंगे। तो ये बेसिकली सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर इसका मार्क्स नहीं काउंट होता तो हम ये मान सकते थे कि चलो इसको पास कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा हो कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो इसके इक्वल मार्क्स हैं, इसके भी मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो इसको उसी सीरियस के साथ पढ़ो, उसी सीरियसनेस के साथ पढ़ो, क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा सीरियस आपने दिखा दिया अपने आप को, तो यहाँ स्कोर करना बहुत आसान है, ठीक है? तो अपना इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि हमें कम से कम 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100%। और मैं कोई ये बड़ी बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं कर रहा जी कि पॉसिबल नहीं है, ये बात पॉसिबल है, और पॉसिबल बात है, वो हो सकती है ना, क्योंकि आराम से हो सकते हैं ये 40 क्वेश्चन, ठीक है? ये 40 क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना? तो आगे आगे बात करता हूँ मैं, कि अभी पढ़ना कैसे है हमें, ये डिस्कशन करता हूँ मैं कि किस तरह से पढ़ें हम। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नए क्वेश्चन की बात तो बता दी मैंने कि हम डेली न्यूज़पेपर में बात करेंगे, न्यूज़पेपर से पढ़े ही पढ़ेंगे। डेली हम हैं, इस बात को ध्यान रखें कि 1 से 2 क्वेश्चन हम लेके ही लेके आएँगे डेली, ठीक है ना? जो हमारी हर क्लास में होंगे, जो किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट से हो, स्पोर्ट्स से हो, या फिर कोई रिसर्च से रिलेटेड हो, कहीं से भी हो। तो ये तो ध्यान रखना है, ये 5 क्वेश्चन का कवरेज हम यहाँ से कर लेंगे।
अब बात आती है कि किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है? किस तरह से हमें काम करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ उन 15 क्वेश्चन्स की, जो आपको बहुत आराम से आपको करना है और शुरू वाले दिन से हमें मेहनत करनी है। वो 15 क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से हैं? एक तो यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम आपको पता है मैथमेटिकल रीज़निंग एंड एप्टीट्यूड है, और एक यूनिट नंबर 7 है, जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन, और एक यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन, जो यूनिट नंबर 3 है। इन तीनों यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आपको सबको पता है, यानी कि ये 15 क्वेश्चन हैं। और ये 15 जो क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, ना तो मैथमेटिकल रीज़निंग और एप्टीट्यूड में कोई बहुत थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलना है, ना डीआई में कोई थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलना है, और ना ही जो कॉम्प्रिहेंशन है, मैं पेपर 1 की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगर पेपर 2 को भी देख लो तो आपको पता है 2 कॉम्प्रिहेंशन वहाँ पे भी आते हैं, बहुत डीप आते हैं। अगर हम शुरू से तैयारी करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, तो आप ये मानिए 5 क्वेश्चन पेपर 1 के और 10 क्वेश्चन पेपर 2 के, बहुत आराम से 15 क्वेश्चन का यहाँ सिलेक्शन एक-एक क्वेश्चन से रुक जाता है। तो क्यों ना इन चीज़ों पे हमें शुरुआत से काम करना चाहिए। अब जैसे मैथमेटिकल रीज़निंग है, और आपने अब की बार पेपर भी दिया, पेपर में आपने देखा होगा डीआई किसका ठीक है? जिसको परसेंटेज आता हो, जिसको रेशियो आता हो, जिसको एवरेज आता हो। अब आप ये समझिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की यूनिट, अगर यूनिट नंबर 5 आपको अच्छे से आती ही आती है, आपको रेशियो अच्छे से आता है, टाइम डिस्टेंस अच्छे से आता है, परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, तो आपका सीधा-सीधा मतलब है कि आपकी यूनिट नंबर 7 आपकी हो चुकी है। क्योंकि अब यूनिट नंबर 7 में करना क्या है? जो डाटा दिया हुआ है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसकी व्याख्या करनी है, चाहे उसको रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, इन तीनों चीज़ों का यूज़ होता है। क्या आपने ये पेपर में देखा है कि नहीं देखा कि कोई भी डीआई है, उसमें परसेंटेज, एवरेज या रेशियो होता है? ये है कि नहीं बताओ? ये है कि नहीं? है। जब आपने ये यूनिट तैयार कर ली है बहुत अच्छे से, तो आपने सीधी-सीधी बात है कि मैथमेटिकल रीज़निंग तैयार कर दी, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि यूनिट नंबर 7 भी आपकी तैयार हो गई। लेकिन हम करते नहीं है ना, हम लास्ट डे तक सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अब की बार मैं थोड़ा पढ़ाने के जो पैटर्न है, जो जैसे हमने कहा कि डेली 1 से 2 क्वेश्चन हम बेसिकली इंक्लूड करेंगे, किसका इसका करेंगे, करंट का। वैसे ही अब हम ये काम करेंगे कि डेली हम मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना? और जैसे ही आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का जैसे परसेंटेज अच्छा हुआ, तो फिर डीआई, मतलब ये हम डेली बेसिस पे करेंगे। डेली बेसिस के मतलब का मतलब, जैसे हमारी कोई भी यूनिट चल रही हो, लाइक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, तो जैसे ही उसका टॉपिक खत्म हुआ, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और ऐसे ही जैसे वो होगी तो एक दिन डीआई की प्रैक्टिस। तो यानी कि ये लगातार हर एग्ज़ाम तक, हर क्लास में हमें प्रैक्टिस में लेके आना है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कह देता था कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैंने ये बता दिया है, लेकिन अब ये मैं ऐसा नहीं करने वाला, आपके भरोसे अब नहीं छोड़ूँगा मैं। अब मुझे ये करना है कि डेली कोई न कोई मैथमेटिकल रीज़निंग का कोई टॉपिक, जैसे परसेंटेज हमने इंक्लूड करा, उसको अच्छे से समझा, फिर उससे रिलेटेड डीआई करी नेक्स्ट, मतलब कुछ पोर्शन मैथमेटिकल रीज़निंग और डीआई का 15 से 10-20 मिनट या 15 मिनट हर क्लास में ये रहने वाला है, तो आपकी डेली तैयारी हो जाएगी। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे आपको वीक में हमारी क्लासेस हुई, उसमें 2 दिन आपने मैथमेटिकल रीज़निंग डीआई, 3 दिन या 4 दिन रखा, 1-2 दिन हमने कॉम्प्रिहेंशन को रखा। कहने का मतलब जो आपकी प्रैक्टिस का काम था, वो वीक में मैं क्लासेस के साथ रेगुलर रखूँगा। जैसे एक दिन हमने थ्योरी का पार्ट चल रहा है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, एक दिन हमने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है? साथ-साथ एक दिन हमने मैथमेटिकल रीज़निंग के, ये यूनिट सेपरेटली भी होगी अपने टाइम पे, लेकिन साथ-साथ भी होगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो अप्रोच है प्रैक्टिस की वो बनेगी, और आपको बर्डन नहीं लगेगा, और ये यूनिट इस तरह से चुटकियों में हो जाएगी, क्योंकि वो यूनिट के साथ थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी साथ-साथ हो रही है। तो मुझे बताइए, ये जो पढ़ने का तरीका है, ये कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ। कि हम थ्योरेटिकल साथ के साथ वो यूनिट्स जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे, है ना? तो ये भी चलेगा, अब की बार इससे भी शुरुआत रहेगी। तो हम क्या-क्या कर रहे हैं, हम 1 या 2 करंट के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे, प्लस अपनी थ्योरी के साथ-साथ मैथमेटिकल रीज़निंग का पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन और डीआई का, ये 15 मिनट का हर वीक में रहेगा ही रहेगा। वीक में क्लास के बाद, कहने का मतलब थ्योरेटिकल पार्ट होने के बाद 15 मिनट उस पोर्शन में रहेगा। चाहे एक दिन पैसेज कर लिया, एक दिन डीआई मैथमेटिकल रीज़निंग कर लिया, एक दिन डीआई कर लिया, ये पोर्शन रहने वाला है।
ये परफेक्शन की तरफ हमें चलना है कि कहीं भी किसी भी तरह की त्रुटि हमसे ना हो, किसी भी तरह का एरर ना हो, ये सारी हमें बात करनी है। तो इन तीनों यूनिट यानी कि ये 15 क्वेश्चंस की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये 15 क्वेश्चन हमारे चुटकियों में तैयार हो जाएँगे क्योंकि हमने पहले दिन से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है और एग्ज़ाम तक ये क्लासेस में चलता रहेगा। तो 15 क्वेश्चन तो ये साथ-साथ तैयार हो रहे हैं 5-5, 5-5 दिनों के और प्लस जो थ्योरेटिकल पार्ट जो यूनिट चल रही है उसका तैयार हो रहा है। तो ये बिल्कुल हमें ध्यान से रखना है, ये न्यू अप्रोच के साथ हमें काम करना है। अब मैं बात करने वाला हूँ 3 यूनिट की बात होगी। अब हम बात करेंगे कि कौन-सी यूनिट के साथ कौन-सी यूनिट हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर एक यूनिट के टॉपिक से आपको रिलेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो शिक्षण अभिवृत्ति है, उसके सिलेबस देखो आप सबको एक काम तो ज़रूर करना है कि ये जो सिलेबस है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम हो, आपको सिलेबस तो याद होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, उसमें क्या करना है, लेवल ऑफ टीचिंग में क्या-क्या है, जैसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं, अडल्ट लर्नर होते हैं, उनमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत मतभेद। कहने का मतलब हर यूनिट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं, ये आपकी दीवार पे चिपके होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें हमें छोड़ रहे हैं। जैसे लेवल ऑफ टीचिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स से अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं, यानी कि हर एक टॉपिक, सब टॉपिक आपको ध्यान होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने अब की बार देखा हो स्टूडेंट सेंट्रिक है या टीचर सेंट्रिक है, यहाँ से क्वेश्चन और ये जो कुछ ऑनलाइन मेथड्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जैसे स्वयं, स्वयंप्रभा, मूक, यहाँ से भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जितने भी यूनिट में हैं, ये आपको बिल्कुल मेमोराइज़ होनी चाहिए, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन-सी यूनिट में क्या है। और जैसे इसमें इवैल्यूएशन मेथड है, मूल्यांकन प्रणाली है टीचिंग एप्टीट्यूड में, यहाँ से हर बार कोई न कोई क्वेश्चन्स पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है ना? अगर फॉर्मेटिव के बाद अगर हम बात करें समेटिव क्या है ना? डायग्नोस्टिक क्या है? और क्वालिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव क्या है? स्कोलास्टिक क्या है? नॉन स्कोलास्टिक क्या है? ये सारी तरह से असेसमेंट के बारे में बात आपसे पूछते हैं। तो और जैसे ही हमारी ये चीज़ यूनिट कंप्लीट होती है, तो याद रखना जैसे टीचिंग के साथ हमें कम्युनिकेशन की यूनिट पढ़नी होती है। क्योंकि अगर हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो इफेक्टिव टीचिंग होगा। तो जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो जैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ा, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन की यूनिट पढ़नी चाहिए या जैसे ही मतलब कम्युनिकेशन और टीचिंग को मिला के पढ़ना है, तभी एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनेगी, तभी एक आप ऐसी अप्रोच के साथ जाओगे कि क्वेश्चन्स हमसे बन सकते हैं। और अगर पर्टिकुलरली मैं कम्युनिकेशन या संचार या संप्रेषण की यूनिट की बात करूँ, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन्स हैं वो आते हैं। जैसे फॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बहुत सारे बात करते हैं, इंट्रा, इंटर, ग्रुप, मास, बहुत सारे कम्युनिकेशंस की टाइप की बात करते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव टीचिंग को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे एक ये टॉपिक है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार में जो बाधाएँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस-किस तरह की बाधाएँ हो सकती है। जैसे हम फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं और मास मीडिया और सोसाइटी यानी कि समाज है और जो मास मीडिया है उसमें आपस में क्या इंटर रिलेटेड रिलेशन है, किस तरह से चीज़ें हैं। तो ये तो सबसे सबको पता है अभी, है ना? पॉजिटिव, नेगेटिव सारे और यहाँ पे कुछ थ्योरीज़ होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मास मीडिया को जो प्रोफेशनल है उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब टीचिंग के साथ हमने कम्युनिकेशन की यूनिट की। उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं और आपने देखा होगा हर जगह यहाँ एप्टीट्यूड शब्द है, यानी कि एबिलिटी है कि नहीं आपको ये काम करने की। एप्टीट्यूड है, नॉट एटीट्यूड, ध्यान रखना। अब रिसर्च के बारे में अब रिसर्च के साथ हमें कौन-सी यूनिट पढ़नी है? रिसर्च के साथ हम आईसीटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक अपडेटेड चीज़ें हैं। रिसर्च भी ऐसी चीज़ें ही हैं क्योंकि अगेन-अगेन फाइंड आउट करना है। आईसीटी में भी ऐसा होता रहता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। और रिसर्च में आपने देखा होगा एक टॉपिक भी डाल दिया है और आपने देखा हो तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, जो सॉफ्टवेयर की बात होती है ना, अलग-अलग सॉफ्टवेयर बात है, टर्निटिन है ना? डकडको, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, है ना? प्लेगरिज्म के चेक के और रेफरेंस वगैरह के और रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन, शोध में नैतिकता, अनुसंधान में।
और तो इस कहने का मतलब इसके साथ हमें आईसीटी पढ़नी है, रिसर्च का मीनिंग क्या है? अब रिसर्च का जो मेथड्स ऑफ रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फंडामेंटल रिसर्च, है ना? एक्शन रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च, है ना? बेसिकली हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपने रिसर्च में देखा पॉजिटिविज़्म, पोस्ट पॉजिटिविज़्म क्या है, ये अप्रोच क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये मेथड्स ऑफ रिसर्च वाला है ना, ये बहुत अच्छा काम करना है यहाँ से। और जैसे ये चीज़ें होती है उसके बाद हम सीधा स्टेप्स ऑफ रिसर्च तो सबसे पहले पढ़ना है, जो ये बीच में लिखा हुआ है। अनुसंधान के क्या-क्या चरण होंगे, ये तो पहले दिन से जब भी रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा कि कैसे कहाँ से हमें कोई भी एक्सप्लोर करना है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है ना? प्रॉब्लम को फिर आइडेंटिफ़ाई करके ये है इंट्रोड्यूस करना है, ऑब्जेक्टिव डिज़ायर, लिटरेचर रिव्यू, किस मेथड से हमें काम करना है, किस तरह से हमें सैंपलिंग करनी है, सैंपलिंग के मेथड्स रहेंगे, है ना? कलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब बातें होंगी। फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट आता है और उसके बाद बेसिकली हमें आईसीटी की बात करनी है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करनी है और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और इंटरनेट से यहाँ बेसिक बड़ा कंप्यूटर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने अब की बार भी दिया हो, रैम के बारे में क्वेश्चन पूछा, रोम के बारे में क्वेश्चन पूछा, पूछा है कि नहीं पूछा? अरे बोलो। और ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर जो भी डिजिटल इनिशिएटिव है ना? यानी कि जो भी स्कीम है, ये बहुत सारी स्कीम से क्वेश्चन है, ये करंट का बात बन जाती है यहाँ से, यानी कि उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, तो यहाँ भी हमें बात करनी है। और यहाँ बेसिकली याद रखना जो भी कंप्यूटर बेस्ड है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सीपीयू से रिलेटेड आपसे तरह-तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, हायरार्की में लगाने का, ऑर्डर में लगाने का आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कंप्यूटर का जो एक जनरेशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब बहुत ही शानदार यूनिट है, बहुत अपडेटेड यूनिट है, बहुत करंट से लो जोड़ते हुए यूनिट है ना? सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को हमें किसके साथ पढ़ना है? रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद पढ़ना है। और अब आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको अगर कुछ 15-20 कांसेप्ट्स अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो ये यूनिट बड़ी शानदार है। आपको आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बार आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। 1-2 एग्ज़ाम्पल से पूरी लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ जाता है। मूड एंड फिगर से क्वेश्चन्स आते हैं और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की जो बात करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करते हैं, कॉन्ट्रेरी, है ना? सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन, ये सब बात करते हैं हम। और यहाँ से हर बार अगर आपने अब की बार भी पेपर दिया होगा, तो आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कहने का मतलब बहुत चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स हैं, तो अगर बहुत ईमानदारी के साथ किया जाए तो बहुत आराम से क्वेश्चंस ठीक होते हैं। जैसे फालिसीज़ से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल फालिसीज़ हम बात करते हैं। पेपर देके आप देखो तो सही यहाँ से बाहर कहाँ रहे। बेसिकली हमारी दिक्कत क्या है, हम उन 2-3 क्वेश्चन्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जो आउट है। जैसे हमने अब की बार बात की मूवीज़ वगैरह से क्वेश्चन्स आए थे। तो अब उसके बारे में बात करेंगे, नई बातें जो हैं कि यार पुराने क्वेश्चन्स या उसका जो जो एक पैटर्न चला आ रहा था, वहाँ से आपसे 40-45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो 5 करूँगा मैं तो, वो 5 करूँगा और नहीं, है ना? ये एक जो ज़बरदस्ती है दिमाग के साथ ना, वो आपके क्वेश्चन को खराब कर देती है। तो लॉजिकल रीज़निंग में जैसे यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो पोर्शन है इंडियन लॉजिक, ये एक अलग ही पोर्शन है इसमें, मीन्स ऑफ नॉलेज, है ना? परमाणा, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, अर्थपति, अनुपलब्धि, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो व्याप्ति वाला पोर्शन है, हेत्वाभास है ना? अनुमाना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें इन्फेरेंस या अनुमाना है, जहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो टोटल 5 में से 2 क्वेश्चन ये पोर्शन इंडियन लॉजिक वाला कंप्लीट ले जाता है और 3 क्वेश्चन वो ले जाता है फालिसीज़ वाला और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला और थोड़ा आर्गुमेंट वाला। तो अब अगर टुकड़ों में चीज़ों को समझ के करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी। आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? अरे ये चीज़ समझ में आ रही है क्या कि मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ? आ रही है समझ में? येस और नो? बताओ आ रहा है कुछ दिमाग में बैठ रही है? हुँ। बस एक चीज़ रखना है कि पहले दिन से तैयारी करनी है तब तो बात है। उसके बाद इसके साथ हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसके साथ हायर एजुकेशन सिस्टम? क्योंकि जो एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे संस्कृत के शब्द यूज़ होंगे
और लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे रिलेट करते हैं वहाँ पे जो इंडियन लॉजिक ऑफ मीन्स ऑफ लॉजिक है और यहाँ एंशियंट इंडियन का जो पोर्शन है जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैच करती है। तो यहाँ इसके साथ हायर एजुकेशन सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हायर एजुकेशन सिस्टम में बात करें इवैल्यूएशन जो इवोल्यूशन हुआ है हायर एजुकेशन का आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कौन-कौन से कमीशन आए, कब कौन-सा आयोग आया, यहाँ डेट, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये क्वेश्चन पेटेंट ही होते हैं या यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन होते हैं, को हायरार्की में लगा लेते हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी पहले आई या इस यूनिवर्सिटी में क्या था या फिर जो बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं वो कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। इस तरह के कांसेप्ट्स आपसे हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो एक अलग से पोर्शन है ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, वहाँ से भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, जो कन्वेंशनली नहीं है, जैसे पेट ग्रूमिंग वगैरह है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब लॉजिकल रीजनिंग के बाद हायर एजुकेशन और बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ना है। इसमें जैसे यूजीसी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेयरपर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें अपडेट रहने की है ना? चेयरपर्सन वाली बातें हैं ये सब। उसके बाद जो वैल्यू एजुकेशन है और एनवायरमेंटल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन से आपसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम वैल्यू एजुकेशन से और कहीं से नहीं, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है। और पॉलिसी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात है, नीतियाँ, शासन और प्रशासन, ये बेसिकली हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटी की जो बात है, यूनिवर्सिटी में जब चांसलर की बात करते हैं, वाइस चांसलर की बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इनके बारे में सब इनकी पॉलिसीज़, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। तो ये पोर्शन बड़ा शानदार है, लॉजिकल रीजनिंग के बाद हमें इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारी यूनिट आती है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसको लोक विकास और पर्यावरण के नाम से हम जानते हैं और काफ़ी फेमस यूनिट है, बहुत शानदार यूनिट है ना? इसमें बड़ा पॉल्यूशन अच्छे से पढ़ो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सीक्वेंस में याद करो, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हम पढ़ो कि कौन-कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आए हैं, सब। और ये जो पोर्शन है इसका एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल जो भी इश्यूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, जो भी वेस्ट है, चाहे सॉलिड, लिक्विड या बायोमेडिकल हज़ार्डियस कोई भी वेस्ट हो, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, है ना? क्लाइमेट चेंज और सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, ये पोर्शन 2 से 3 क्वेश्चन लेके जाता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, एसिड रेन, वो सब, अम्लीय वर्षा, ओज़ोन परत क्षरण, सब बातें हमें इसमें करनी होती है। और हम आपको पता है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में सब बातें करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो पोर्शन है इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे, जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जैसे वीजिंग वगैरह के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये किससे होता है, कौन से पोल्यूटेंट से होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से पोल्यूटेंट से होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, एनर्जी के, सोलर पावर प्लांट है, विंड पावर है, सोइल है, हाइड्रो पावर प्लांट है, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, वो हमें बात करनी है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और ये नेचुरल हज़ार्ड्स और जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ है, जितने भी नेचुरल हज़ार्ड्स की बात करते हैं हम, है ना? किसी भी तरह के हों, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ड्रॉट है, सब चीज़ें वहाँ से हमें, ब्लिज़ार्ड है, ये सब बातें हमें पढ़नी है। और एनवायरमेंटल का ये जो पोर्शन है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं हम, यहाँ अलग-अलग जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ ईयर, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, क्या इसका क्या बात थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, कितने देश इसके मेंबर हैं, कहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन, ये सब बातें, आईपीसीसी के बारे में भी हम बात करेंगे। कहने का मतलब बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक हम सारी चीज़ें हमें तैयार करनी है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए टू द पॉइंट कि ये टॉपिक्स हैं इसमें, इस टॉपिक में ये सब टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने की ज़रूरत है और वो भी डे फर्स्ट है।
अभी से अगर आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया बात है, लग रहा है कि नहीं अभी मेरा सिलेक्शन नहीं मुझे तैयारी करनी है, तो पहले दिन से तैयारी करना शुरू करो, तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है और वो सारी बातें हमें इंक्लूड करेंगे और मैं फिर बता देता हूँ कि अपनी जो वेबसाइट है www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में जो मोबाइल ऐप है SWMG, अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में और 15 जुलाई से हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 41% ऑफ है और 7 मंथ यानी 6 मंथ के साथ 1 मंथ की वैलिडिटी भी फ्री है। ऐसा ही पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस में है और पेपर 2 एजुकेशन। अब दोनों मीडियम में करंट से लेके सब अपडेट तक बातें करनी है और बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक जाना है और अब की बार जो स्ट्रेटजी बताई है मैंने आपको उस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे करंट का क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन और डीआई और कॉम्प्रीहेंशन ये हम अल्टरनेट डेज पे हमारी थ्योरी के साथ इंक्लूड रखेंगे हर क्लास में, ठीक है? तो अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, किसी भी तरह की टेंशन आपको रखनी नहीं है, बहुत आराम से चीज़ों को करना है, अच्छे से डिसीजन लेना है। आपको बताओ ये सब सेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा? आपको लगा कि कुछ हेल्पफुल है, हमें इस तरह से तैयारी करनी चाहिए या नहीं लगा? जो भी आपका व्यू है आपको देना है और ये चीज़ें बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप समझदार तो बहुत हैं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो, तो बहुत आराम से तैयारी करनी है। टेक केयर, आप लोग खुश रहिए। 15 जुलाई से हम लाइव सेशन में मिलेंगे हमारी वेबसाइट और ऐप पे, तब तक आप अच्छे से शांति से पढ़ाई करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद।